व्लॉग्स। मैं बस अभी तैयारी कर रहा हूँ आमेर क्लार्क होटल जाने की। और ये देखो निक्की को पता लगा कि मैं निकलने वाला हूँ, तो ये देखो मेरे पास आ गई है। निक्की मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा वापस। अभी मुझे टाइम लगेगा 1 आवर वहाँ पहुँचने में। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 3:40। सो अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। देन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का सेकेंड लास्ट डे है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर से प्लान करता जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाया। आज भी सोच रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट क्योंकि एक जो मैंने प्लान किया है जाने के लिए वो कल का किया है, और कल का मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। आज का मुझे थोड़ा डाइसी था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए कल, क्योंकि वर्किंग डे है ऑफिस का। तो मैं इतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मे बी लाइक 1 आवर और समथिंग मैं वहाँ स्पेंड कर सकता हूँ। सो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ एक्सप्लोर करूँगा कि क्या है, ये नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी। सो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा। सो बेसिकली मैंने अपनी व्हीकल को पार्क कर दिया है मेरे ऑफिस के पास में, और अब मैं जा रहा हूँ आमेर क्लार्क होटल में। उधर शायद रश बहुत हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रखा है, तो मैंने यहीं पे पार्किंग में रख दिया। सो अब वहाँ के जाके देखते हैं कि वहाँ किस तरह से एंट्री होगी। अभी जस्ट मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, तो सब मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, आप देखिए। और UPI क्या है, इसलिए मैंने मेरे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर दिया। जो मैंने कल के लिए किया था वो मैंने आज ही कर लिया है। तो अभी मिल गया है, वो व्हाट्सएप पे आएगा और फिर बायोमेट्रिक होगा, तो उससे पता लग जाएगा। तो अब अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं कैसा है। बेसिकली दिस इज द एंट्री पॉइंट, यू कैन सी रश ओवर हियर। हम लोग अंदर जाते हैं। यू कैन सी द डेकोरेशंस। यहाँ पे अब क्यों लगी हुई है, तो हम उसके अंदर जा रहे हैं। बेसिकली एंटर हो चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग इनसाइड। हम लोग देखने वाले कि कैसा है सब कुछ। एंड अभी जस्ट कैचिंग वो पीयूष मिश्रा वाला, जो उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए को प्राइज़ वगैरह मिलेगा। तो आई एम जस्ट चेजिंग दैट। बाकी मैं आपको इनसाइड व्यू दिखाता हूँ। लेसन्स हैं, ब्रिटिश सेशंस हैं, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। एंड देन दीज आर द शोज दैट गोइंग ऑन टिल द डेट दैट यूज्ड टू बी, और अब जो आने वाले हैं पॉज करके देखेंगे। सो बेसिकली मैं आ चुका हूँ चारबाग वाले लॉन में, और अभी हम जस्ट वहाँ चेज कर रहे हैं पीयूष सर को। हम जस्ट गोइंग देयर। It suffers So like the Charbagh. synapses falling. It has a large brain and a knack for the avoidance of pain. I'll never eat up. Incomparable pleasures and advantages of growing old. 2026 edition of the iconic Jaipur Literature Festival presented by Vedanta. We are delighted to introduce Shri Dwarka Prasad Agrawal Saman Piyush Mishra at the 19th edition of the festival. जोरदार तालियां हो जाए। फूड पॉइजनिंग मतलब इस हद तक जो है पिछले 10 दिन में ऐसा बुरा हाल है, कुछ कहने के नहीं। ऊपर से आज ये मेरा क्या सम्मान टाइप में, अब सम्मान तो कर रहे हो, लेकिन जो है मैं आप बंदे तो पूछो सम्मान की स्थिति में है कि नहीं हो। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन फिर भी जो है अब आ गए हैं तो मतलब सर ओखल में दिया तो मूसली से क्या डरना। चलो सर, पहले सबसे पहले आपको अवार्ड की बधाई। इस तरह आमतौर पर ऐसे टाइटल हमको ना टीवी चैनलों पे दिखते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या है। तो इस टाइटल का ऐसा नाम, अरे कुछ नहीं यार, कि हुआ ये था कि जो है मुझे पिछले एक पूरी जनरेशन ने ना भगवान मानना शुरू कर दिया था। ये बात मैं 70s में तो खैर बच्चा था, 70s में जवान हुआ, 80s 90s 2000 तक आते आते सब लोग मुझे भगवान मानना शुरू। डीयू में ये चलन हो गया था कि यू आर लाइक ए रिलीजन एंड डीयू, तो वो भगवान मानना शुरू कर दिया था। पंगा ये था कि शायद मैंने भी यकीन करना शुरू कर दिया था कि मैं ऐसा है। वो मैं डर लगा मुझे कि जो अगर किसी ने झाँक कर देख लिया मेरी पुरानी ज़िंदगी में, और जो है 70s में 80s में 90s में और 2000
मैं जो है अगर झाँक कर देख लिया तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मेरी औकात क्या है एक्चुअली, मैं क्या हूँ एक्चुअली। मैं वो नहीं हूँ जो मैं इवॉल्व हुआ बंदा हूँ आज की तारीख में। मैं इवोल्यूशन के बाद में जो पैदा हुआ बंदा हूँ आज की तारीख में, मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। पहले तो बहुत अराजक था यार, पहले तो बहुत अहंकारी था, पहले तो बहुत उजड़ और बिगड़ बंदा था। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि और लोग कोशिश करके जाने, मैं खुद ही बतला दूँ। तो मैंने सब कुछ जो है मतलब मैंने कोशिश करी कि जो है सब कुछ लिख दूँ, और सब कुछ लिख दूँ मतलब सब कुछ लिख दूँ। मैंने दो मतलब आपके एक तरह से कागजों को उल्टी कर दी। इस हद तक जो है मैंने साफ कोई में लिखा। और लिखते हुए पहले तो मुझे लगा कि डर पहले मुझे लगा लिखूं ना लिखूं, लेकिन उसके बाद कलम चलने निकली। उसके बाद जब पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद में थोड़ा डर लगा कि ये बैकलैश ना हो जाए, क्योंकि इतनी खुली खुली बातें हैं इसमें, इतनी खुली खुली बातें हैं, स्पष्ट है। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस जन्म में तो विश्वास करते हो। इसमें वही करो जो कुछ करना चाहते हो, वही करो जो करना, डू व्हाट यू वांट। गिरोगे तो बड़ा बुरा गिरो, और अगर सफल होगे तो उसके बाद में तुम तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने किया ये सब, मैंने किया, मेरे अचीवमेंट्स है ना। ये एक बगल में चांद का मतलब कुछ और है, लूडो का मतलब कुछ और है, लूडो का मतलब, अरे बोलता हूँ मैंने यार लिख दिया था, मैंने गलती हुई मुझसे, मैंने किया था, माफ करो, जाने दो मुझे, घर जाने दो, है ना। लेकिन वो बोलते हैं नहीं आपने कुछ और लिखा है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ और साइंस है इसमें। तो बोलता हूँ फिर लगाओ अपना साइंस, अपना लगाओ, फिर मैं आपके लेट मी गो टू माय हाउस। ये मकबूल और गुलाल भी ऐसे ही, मकबूल क्या कैसे है मतलब? ये मकबूल जो फिल्म है आपकी, हाँ। गुलाल वो भी ऐसे ही हो गई? नहीं वो ऐसी क्यों हुई, वो एक्टिंग थी ना, उसमें तो परफॉर्मेंस था ना, उसमें तो परफॉर्मेंस था। ये तो आप गाने की बात कर रहे हैं ना, तो मकबूल में तो परफॉर्मेंस था बाकायदा, मतलब डिफाइंड परफॉर्मेंस था। और डिफाइन नहीं कर सकते लोग अगर लगे हुए हैं मेरे संबंधों को जो उघेड़ने में, तो आपके अनुराग कश्यप क्या संबंध है? आप तो गाली बकते हैं कई बार उनके बारे में, कई बार ये होता है वो होता है। तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोगों को कुछ संबंधों को डिकोड नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों कुछ संबंधों को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो है। आपको सुख मिलेगा। हम वाकई, मैं खुद भी नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानता कि हमारे संबंध क्या है। मिलते हैं तो भाई चाय पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, घर चले जाते हैं। ओपिनियन को मिलती नहीं है, वो उसकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, हर चीज़ के बारे में विचारधारा अलग है। लेकिन फिर भी दिल लड़ा हुआ है, जिसको जब जरूरत पड़ती है कि मेरे को म्यूज़िक करना है, तो आप याद आते हो मेरे को, तो आ जाता है, उसे बोल देता है करना है। मैं पूछता भी नहीं क्या करना है, कितना, मैं पूछता हूँ कितने गाने करने हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है मैं करके देता हूँ उसको, उसके बाद चला जाता है। What a man he is यार, what a man he is, what a man पीयूष मिश्रा is यार। मतलब seriously like he's so real, 100% real। उन्होंने वो एक लाइन बोली कि सच बोलो सुखी रहो, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। It was so real यार। आप लोग ये पूरा जो इन्होंने इंटरव्यू दिया पूरा देखना एंड तक, तो आप लोग को समझ में आएगा कि what exactly he the person is। So अभी हम दूसरे का एक्सप्लोर करते हैं, so let's go। यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं, क्लोथिंग्स हैं, हैंडमेड, देसी। सो ये क्राफ्ट्स हैं इनके। ये एक सपना बुक हाउस है, यहाँ बुक्स अलग अलग तरह की। दैन उसके अलावा ये देखिए क्लोथिंग, जैसे मैंने बताया था आपको, हैंडमेड्स हैं ये सारी, अमेजिंग। दैन यहाँ पे और आगे हैं, अगर आप देखेंगे तो फन फार्मूला से भी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं हेयर ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए, ये उनका है। देन दिस मूंगफली, बड़ा क्रेजी ब्रांड, देखिए। पूनम आर्ट्स, यहाँ पे भी सारे क्लोथिंग्स के बेसिकली ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे मेजरली क्लोथिंग का ज़्यादा है। वो भी जो ये इवेंट कंपनी मैनेज कर रही है, आई थिंक उन्हीं की स्पॉन्सरशिप में है ये, इट्स क्वाइट गुड। द फास्ट स्टोर, लीव द कैशमेर, अगर आप इनको देखें आके, ये कल और है यहाँ पे, सो आई थिंक आप सबको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ है, अभी संडे है तो रश थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। फूड एरिया है यहाँ पे, 100% इस पर और बहुत रश है भाई। Rich, even if the balance needs to be, it might be about balance at one level, they're really not. They're about bees in people's butts. So now we are moving to the book section, the book store। हम वहाँ जा रहे हैं। So काफ़ी सारी बुक्स हैं, मैंने कभी इतना एनकाउंटर किया नहीं बुक्स को, so let's see how this goes। ये वेदांता के स्पॉन्सरशिप से है, वही क्लोथिंग स्टोर,
एंड ये है पूरा ये आप देखिए। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ बुक स्टोर की साइड। लेट्स गो। In April, whereas the Pakistanis did, and the head of the Pakistani military, Azim Munir, went out of his way to say Trump solved it. And that is one explanation for why Trump's so annoyed with Modi and has these punitive tariff rates on India. But another is that the Pakistanis are playing a crypto game that for all the depredations that have happened to Indian democracy, it would be much harder to pull off in India than in Pakistan. And just 3 days ago, I believe the Pakistanis signed a deal with an offshoot of World Liberty Financial, the Trump children, Zach Witkoff vehicle, to have some kind of a crypto deal. This is a world where we're looking. ये लेटर वाइज है यहाँ पे। अब मुझे पीयूष मिश्रा वाली वो बुक देखनी है जो पी लेटर पे है। सो आई थिंक वहाँ एम के उस तरफ से मैं वहाँ जाता हूँ। कोई बुक नहीं मिल रही है एम लेटर से, सेकेंड एम लेटर से यहाँ पे है, लेकिन दिख नहीं रही है कहाँ है। तो आज सारी है लेकिन इसकी नहीं मिल रही पीयूष मिश्रा की। या तो भी आई नहीं, ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, या मैं एक बार और देखता हूँ इसमें दिख रहा है क्या। कितनी सारी बुक्स है यार, मुझे भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है बुक्स पढ़ने में। हिंदी वर्जन मुझे मिल गया है और मैं एक्साइटेड मुझे ये पूरा पढ़ना है। तो मैं ये तो ले ही रहा हूँ, इसके अलावा पीयूष मिश्रा के और भी मैं ले रहा हूँ, उनके अलावा जो दूसरे राइटर्स हैं उनकी भी ले रहा हूँ मैं बुक्स। सो लेट्स सी। सो फाइनली मैंने 2 बुक्स ले ली है क्रॉसवर्ड से। अब आपको इसमें उल्टे दिखेंगे लेटर्स, बट मैंने ले ली है एंड आई एम सो हैप्पी। आज मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था वैसे भी, और पता नहीं थोड़ा इंक्लिनेशन मेरा रीडिंग के साइड अब आजकल ज़्यादा होने लग गया है। तो मैंने इस न्यू ईयर का यही रेजोल्यूशन लिया था कि मैं बहुत कुछ पढ़ना शुरू करूँगा इस साल से। थोड़ा तो स्टार्ट बिगनिंग में हुआ नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि I'll कैच इट अप और मैं कर लूँगा बहुत अच्छी तरह से। सो ये एक बिगनिंग है अपने आप को अपडेट करने की। जो बुक्स मैंने ली है वो थोड़ा कल्चरली भी एनरिच्ड है, जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं उनके थ्रू जानूँगा। और बीइंग इन अ इंडस्ट्री वेयर you have to be on the way of to being a leader। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ सीखना है। सो अभी मैं वो भी सीख रहा हूँ। उसके लिए भी मैंने एक बुक ली है। उन दोनों के आपको फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, तो आप भी उसको कहीं से परचेज़ कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड से भी परचेज़ कर सकते हैं, और आई थिंक हर लाइब्रेरी में मिल भी सकती है आपको। सो उसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। बाकी देखते हैं और क्या होता है यहाँ पे। अभी मेरा कल का भी है आने का यहाँ पे। कल थोड़ा कितने बजे है, 4 बजे एक सेशन है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका हूँ और ऑफिस आवर्स से निकल के आना पड़ेगा। सो मुझे 1-2 घंटे के लिए ऑफिस को साइड में रख के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑफिस के जो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उसके सामने ही मेरा ऑफिस है, तो दिक्कत कुछ है नहीं। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ यहाँ से। आई थिंक अब जाने का टाइम हो गया। सबका टाइम मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आई थिंक 7 तो ही चुकी होगी। सो देखते हैं कि क्या आगे का प्लान है। अभी मैं यहाँ तो निकलता हूँ, चलो या देखता हूँ आगे और क्या है। .in से जो स्पॉन्सर थी बुक्स का एक स्टोर, और इसका टैगलाइन है क्रॉसवर्ड मेक्स मी हैप्पी। इसमें बुक्स हैं वो ये हैं 2 बुक्स। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। सो अब मैं इसको जैसे जैसे टाइम मुझे मिलता जाता है वैसे वैसे पढ़ता रहूँगा इसको। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट अब मुझे इसको डिटेल में पढ़ना है। एंड देन दूसरी बुक है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, जो इसका हिंदी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन लॉन्च हो चुका है, लेकिन बिकॉज किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए मैं जो अपनी मदर लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो ये हिंदी वर्जन है उसका। सो इसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी।
सो ये 2 बुक्स लेके आया हूँ मैं। तो सेम इसी रास्ते पे इतना रश था और आज देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। सो वी आर हियर अगेन एंड आज लास्ट दिन है, सो लेट्स गो फ्रॉम दिस वे। सेम कल के जैसे ही अंदर आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या है देखते हैं। लेट मी शो यू। वैसे ये सब आप कल देख चुके होंगे, बट मैं वापस से एक बार एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द वेन्यू। यहाँ से हमने एंट्री की थी। नाउ हम चेक कर रहे हैं कि आज का जो इवेंट है वो 4 पे है, तो 19 का जो इवेंट है आज वो है ये 4 पे, जो मुझे अटेंड करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये है चारबाग में। चारबाग, सो लेट्स गो चारबाग। सेम जो कल जिस जगह पे चारबाग में हुआ था पीयूष मिश्रा का और एक और, सेम वही आज यहाँ पे है चारबाग में ही। सो मैं उधर जाता हूँ, चारबाग वो रहा मेरे सामने। There is already a show going on और ये 4 पे क्लोज होगा, तो हम 4 पे वापस जाएंगे। Of the Jaipur Literature Festival presented by Vedanta. Today we are delighted to introduce New World Order at the 19th edition of the festival. Is the steady rise of China and India assured, or are we entering an era of meltdown and the end of nation states in the 21st century? From encryption and decolonial theory to migration, debt and autocracy, they interrogate how political imagination, historical perspective and urgent new approaches to citizenship, law and bring speakers to the stage. Oscar Guardiola Rivera teaches philosophy, human rights and global affairs at Birkbeck College, University of London. He writes for and contributes regularly to the Colombian newspaper El Espectador, as well as France 24, Monaco, The Guardian and the BBC. He is the award-winning author of What If Latin America Ruled the World and Story of a Death Foretold, and more recently, the poetic novellas Night of the World and Under the World. His essays and memoir, A Hopeful Political Imagination, is published in Bloomsbury 2025. The order today is about, and what we can conceivably see in the future. I should warn you that they have very different views of what we should expect. But I'm going to get right into it. With 2026, and honestly speaking, we may be in January on disruptions or delays of the emerging trends in the world. You've written about India and China and the inevitability, in a sense, of their rise. What do you think Trumperica is going to do to that? Well, I think the main damage Trump's doing is to America, actually, not just to the fabric of society, but destroying scientific research, universities, you know, walking away from renewable energy technology. But of course, he's damaging the world, underlining the rule of law. I think on the day he intervened in Venezuela, he also dropped from 85. I hope you remember Malcolm McDowell portraying Caligula in a 1978 film that was produced by the owner of soft porn magazine Penthouse, Caligula. And in this film, the first character that appears is Tiberius. So I call Donald Trump Donald T for Tiberius. Tiberius was performed in this film by Peter O'Toole, and Tiberius is assassinated in the very first 10 minutes of the film. So my fear is not so much Donald T as such, but the fact that even if, God forbid, you know, his taste for junk food or whatever, you know, gets rid of him, there are already 2 guys there. J.D. Vance on the one hand, and the one I want you to focus your attention on, Marco Rubio. Russia has for a long time been campaigning against the international order. So it has been the USA that has, until very recently, sustained the cellular system of modern politics as it is. And if the USA breaks ranks with that project, then we are going to have a very different kind of... There is no one else. China is not interested in taking up the slack that America might leave behind. China has an extremely different approach to
how sovereignty works and everything. So what we're looking at here is the decline of American power. And my reading of like a bullfighter or a good dancer. You dance with a bull. When she says to Trump, "You're both a criminal, you violated international law, but let us make business," what she's also saying is, you want oil to flow to the United States so that the barrel of oil, which is right under $60 nowadays, which translates into bigger prices for Americans and therefore malcontent for American voters. This is what Trump wants. He wants it down to at least $50 per barrel. Now, this is exactly what Chavez promised the American government back then. Delcy's doing exactly the same. In America can deport you simply on the basis of what's in there, what you've said in the past. So I want to come to each of you, and Vince first, to say what is the future of each of these countries internally, in terms of spiritually? Are we going to essentially have the rights to everything, the right to, development, the right to clean water, air, and all the rest, everything but the right to dissent? Is that the new world order? Well, there is a danger, obviously. We have two superpowers at the moment, neither of them very attractive. We talked about Trump. I'm not sure everybody wants to live under Xi Jinping either. So, they're unattractive. But if you're looking for positive things in the world, which I think is what we want to do, I would mention several things. I mean, first of all, there is this idea developing of coalitions of the willing. Right? Some countries which, through political courage or skillful diplomacy or whatever, are resisting bullying. I mean, two examples, Canada and Brazil, both of them quite vulnerable in some ways, but standing their ground against Trump without being sucked into the other side. And the other one is something that I've heard coming from the Indian government, something called multi-alignment. Right? You don't accept that you have to belong to the global West or the other lot. You play one with the other, and you're flexible. And apparently that involves playing in China, actually, into the picture. There are things that we agree with them on. I mean, they're much better on climate and renewable technology than the US, so we have to work with them on that. I think the weak link, and I'll finish on this, but what I have ultimately some hope is Europe. We tend to forget that Europe, even without the US, I don't think, I've always sensed when I've been in India there is a great fear about the Chinese, but you actually have to work with them, and there is a lot of commonality, actually. I think the word frenemy is a good way of describing the relationship. All right. Rana, you want to take the question on the asymmetry of information, the access to information? Yeah, I mean, very, very quickly. I mean, I do think that there are extraordinary kinds of inequalities that are in the domain of finance, in the domain of data, that are opening up in a world that looks like it's very horizontal, and the extent to which the United States is now banking on the power accumulated by Silicon Valley to extend its sort of lead over China and things like this. I think that we are definitely in a world that's not only a world of geopolitical powers, it's also a world of private powers that are, I think, definitely introducing a world which is far more unequal. That we have to look at. And Oscar, I'm going to let you take the Venezuela question. India's response to the US actions in Venezuela was very muted. Didn't mention the US, didn't talk about the international rule of law. You, of course, you're from Colombia, you live in the UK. Mr. Trump has said it could be Cuba, it could be Colombia next. How do you think the world should have responded? I know Europe wasn't particularly strident. Actually, it was very interesting for us in Latin America to see the muted response, not only of India, but of Europe. Because, to put it this way, the way we read that response in Latin America was that if Trump and the US of A is trying to claim back its so-called backyard,
that backyard no longer includes solely Latin America, but also Europe. And Europeans are having a very hard time waking up to the fact what's coming for them. Greenland, all of a sudden, that's like a shock. Yes. And hence the second part of my question. There is a beautiful figure that the black poets of the Caribbean of the 20th century developed, is that of shocking return. And that means that when you send violence out there, you're thinking that violence will stay there. It never does. It comes back. And thus, if responses are muted, because we're thinking, if we say nothing, then they will not look at us, it will not happen to us, you're wrong. And the same goes for the United States itself. The kind of violence that the US of A has unleashed, mostly on Latin America, for decades, is clearly coming back inside of the United States. What you saw in Minnesota is not an anomaly. That is something you're going to see more and more. The prospect of a civil war in America is something we need to take seriously. My favorite line, and this is the way in which Caliban is interpreted in Latin America, and I think this is going to be the new world, how the new world order looks like, is when Caliban tells Prosper, oh, you imposed on me your language, well then, I will use it to curse you. All right. Go ahead, Rana. How can you follow that? You can't, and we're doing that, by the way, in many ways. Yes, I mean, it's going to be a much more, in some ways, democratic, chaotic, and terrifying time, but where I think there are going to be a lot more actors, and private corporations are some of those actors, but also citizens are those actors, because as we know from the theatre of war, the very, very few parties that control the instruments of war, it's been broadened out. Now everybody can almost wage war from their desktop. And so what new kinds of order come out of that is very difficult to predict, but it's certainly going to be very interesting and terrifying. All right. I think if I'm looking 20, 30 years ahead, three economic superpowers, China, India, and the United States, very important middle powers that we don't pay enough attention to, Indonesia, Turkey, Brazil, and others. UAE. And I think there will be, not the old world order post-war, but a lot of cooperation which just has to happen because of the compulsions. People will work on climate because it's essential, and sensible governments will do stuff. There's a technical description of it called variable geometry. I think that's the kind of word we may be heading into. There's a lot of variables coming up, but you've been a great audience. Thanks so much for joining us, and do get the books and read them. Thank you, Suhasini. She has been marvelous, and thank you. You're an absolutely fabulous audience. Thank God कि मैं इस सेशन में आया, and I feel so lucky. एक न्यू एस्पेक्ट देखने को मिला, एक समझने को मिला. The New World Order जो इस सेशन का सब्जेक्ट था. So it was so good. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. अब देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने बताया, हाउ डज इट टर्न आउट टू बी, क्योंकि वो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, एंड लाइक तो करना ही है. सो आई एम गोइंग बैक टू द ऑफिस, और मैं ऑफिस पहुँच के एक बार देखता हूँ कि बाकी पेंडिंग क्या है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया हूँ और ऑफिस मुझे वापस निकलना भी पड़ेगा, और यहाँ मौसम जो है बारिश का हो रहा है. सो वेट करना पड़ेगा. मौसम अगर मैं दिखा सकूं आपको तो ये देखो. सो इट्स रेनी, फुल रेनी. ये देखो वेदर यहाँ का. बैक मैं जा रहा हूँ ऑफिस अब वापस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.